हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम कोरिलेशन, जिसको हिंदी में सहसंबंध कहते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। कोरिलेशन या सहसंबंध एक ऐसी मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई घटना है या कोई भी वेरिएबल है हमारा, जिसके परिवर्तित होने से किसी और राशि में भी परिवर्तन होता है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। जैसे आपने साइकिलिंग करना सीखा और उसके बाद आप बाइक राइड करना सीखते हैं, तो वो बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, ठीक है। या जैसे आपने एक कोई लैंग्वेज सीखी, आप हिंदी सीख रहे हैं, आप संस्कृत सीख रहे हैं, उसके बाद आप फ्रेंच सीख रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, तो दोनों भाषाओं में रिलेशन नहीं बनता है। मतलब अगर आप एक लैंग्वेज हिंदी सीख रहे हैं और दूसरी फ्रेंच सीख रहे हैं, तो वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं उनमें डिस्प्यूट हो जाता है। एक लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली सीख पा रहे हैं, लेकिन साथ में आपने दूसरी लैंग्वेज को यूज़ किया तो क्या होगा, वो उसमें बाधक बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मतलब एक चीज़ में उन्नति होगी तो दूसरी चीज़ में अवनति होगी। मतलब कहीं पर आप राइज करेंगे तो दूसरी जगह पर डाउनफॉल होगा। तो इस तरह से जब हमारी कोई भी एक वेरिएबल चेंज होता है और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कोरिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन में हमें दो फॉर्मूलाज होते हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन को, जो आपके बीएड सिलेबस में मेनली है। पहला है रैंक डिफरेंस मेथड, कोटि अंतर विधि जिसको कहते हैं, और दूसरा है आपका प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रैंक डिफरेंस मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रैंक डिफरेंस मेथड। अब रैंक डिफरेंस मेथड को हम कैलकुलेट करते हैं जब, तो हम लोगों के पास दो चीज़ें होती हैं हमेशा, क्योंकि हमें दो चीज़ों के बीच में रिलेशन देखना है कि कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं ये दोनों एक दूसरे से, या कितने कम रिलेटेड हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, नेगेटिवली रिलेटेड हैं, या इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब भी हमें ऐसा देखना होता है तो दो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहला वेरिएबल है हमारा मार्क्स इन साइंस एंड दूसरा वेरिएबल है मार्क्स इन मैथ्स। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि बच्चों के जो साइंस की स्टडीज़ हैं वो उनको मैथ्स की स्टडीज़ में हेल्पफुल है या नहीं है, कितने ज़्यादा कोरिलेटेड हैं ये एक दूसरे से। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और आगे हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है। अब नाउ कमिंग टू फॉर्मूला, ये जो यहाँ पर सिंबल है इसको रो कहते हैं, ठीक है, और ये आपका कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एंड इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब हमारे पास n तो है ही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया n, तो वो तो हमारे पास है। दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, d हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर d हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम में भी है रैंक, है ना, किसी चीज़ की रैंक हमें श्रेणी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मार्क्स इन साइंस है उसके लिए हम डिनोट कर लेते हैं R1 से, ठीक है, या रैंक 1 कर लीजिए या R1 कर लीजिए। ओके, अब यहाँ रैंक करनी है, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स बच्चे के जिसमें हैं, जिस भी स्टूडेंट के हैं, उसके आगे हमें क्या लिख देना है, 1। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो है 32, तो ये स्टूडेंट इसमें फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके बाद 32 के बाद जो हमारा सेकेंड वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है वो है 31। अब इसी तरह से आप इसको क्रम में लगाते चलेंगे। देन 30 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 29 आ गया, ठीक है, फिर 28 आ गया, तो यहाँ पर 5 आप लिख देंगे। देन 28 से छोटा हमारे पास यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 25, तो यहाँ पर 7 आएगा। देन 25 से छोटा है आपका 24, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा एंड लास्ट है हमारा 22। ये हमने रैंक कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स को हम रैंक करेंगे, जिसको हम रैंक 2 बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे कौन से हैं, 39, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर 38 है,
तो यहाँ 2 आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। 36 से कम हमारे पास है 34, तो यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 32, तो यहाँ पर 5 आ गया। देन 28 है, यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद 27 है, यहाँ 7 लिखेंगे। फिर 26 है, तो यहाँ पर 8 आ गया। फिर 25 है, तो यहाँ 9 आ गया। एंड लास्ट डिजिट जो हमारी जा रही है वो 24 जा रही है, यहाँ पर 10 आ गया। अब हमें डी निकालना है। ये जो डी है वो कैसे है, रैंक 1 और रैंक 2 में जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। तो यहाँ हमने -2 हमारा डिफरेंस हो गया। 7 में 0 का डिफरेंस है, 9 आ रहा है तो भी 0 का है, दोनों में 4 है तो भी 0 है, 8 है तो भी 0 है। यहाँ पर अगेन हमारी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, ये प्लस की आएगी। यहाँ फिर 0, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी 0, ये भी 0 और फिर ये भी 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर डी स्क्वायर क्योंकि हमें चाहिए तो हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ 4 आ गया एंड स्क्वायर करते हैं तो माइनस नहीं रहता, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। फिर आगे आप इसी तरह करेंगे, आप 2 को फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर जो है हमारा 8 आ गया। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, 1 - 6 इंटू 8, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 8 है, अपॉन 10, हमारा n है 10, और फिर हम ब्रैकेट में n स्क्वायर लिखेंगे तो सीधे सीधे से 100 हो गया। 10 × 10 = 100 -1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है फॉर्मूला में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 10 और फिर यहाँ पर 99 आ जाएगा। ठीक, अब जब आप इसको 1 माइनस, अभी इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये 990 हो जाएगा, और या आप इसको सिंपली 1 - 48 अपॉन 990 कर सकते हैं। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.048। ठीक है, और फिर हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.952। आप 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक ले सकते हैं तो आपकी आंसर जो रहेगा 0.95 रहेगा। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पर पता चल गया कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो प्लस में है वैल्यू, और वो है कितनी है, 0.95। अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कितना है, कितना पॉजिटिव है या हाई है, लो है। तो उसके लिए गिलफर्ड ने एक टेबल दिया है, कोरिलेशन टेबल जो है वो गिलफर्ड के द्वारा दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि 0.00 से लेके प्लस या माइनस में 0.20 तक जो हमारी वैल्यू आती है, 0.20 तक, उसको हम कहते हैं नेग्लिजिबल कोरिलेशन। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत माइन्यूट सी है, तो वो मतलब नेग्लिजिबल है, उसको हम अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा आता है, प्लस या माइनस में 0.21 से 0.40 तक जा रही है, तो लो, मतलब बहुत कम रिलेशन है, लेकिन इतना नहीं कि उसे अनदेखा किया जा सके। उसके बाद 0.41 से 0.70 तक के बीच में मॉडरेट है। देन 0.71 से 0.90 तक हाई है, कि इनके बीच में हाई रिलेशन है। देन 0.91 से 0.99 तक वेरी हाई। एंड जब हम बात करते हैं बिल्कुल हमारा परफेक्ट 1 आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी वैल्यू क्या आई थी, 0.95, तो ये कहाँ पर आ रही है, 0.91 से 0.99 के बीच में आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरी हाई। अब क्योंकि वैल्यू हमारी प्लस में है तो कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो हम क्या लिखते हैं, वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, होप आपको ये सब चीज़ से समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो उनको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।